अधिनायक तंत्र, जिसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, तानाशाही शासन व्यवस्था, यानी इसको आप ऐसा समझें कि किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास हो और वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाए, तो वो कहलाता है डिक्टेटरशिप, अधिनायक तंत्र। समझ में आ गया? जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर उस समय एक पूरे उस प्रदेश का नायक बनकर काम करता है, तो वो अपनी इच्छा से काम करता है, सर्वोच्च होकर काम करता है। वैसे ही अधिनायक तंत्र का मतलब होता है एक नायक, मूवी का एक नायक होता है, वैसे किसी देश का एक सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति होता है, जिसमें देश को चलाने की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास हो और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से काम करे। तो इस तरह की व्यवस्था है वो डिक्टेटरशिप होती है। क्यों? कि इसमें क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंदर अधिनायक तंत्र में व्यक्ति दूसरों की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसलिए हम कहेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अपनी इच्छा एवं सर्वोच्चता के साथ चलाया गया शासन ही अधिनायक तंत्र होता है। क्या होता है? अधिनायक तंत्र। एक परिभाषा दी है न्यूमैन ने, जिसको आप समझ लें। मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, अभी सिंपल सी है इसलिए मैं सिर्फ ऐसे बोल के आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझना है कि अधिनायक तंत्र, न्यूमैन कह रहा है कि अधिनायक तंत्र उस शासन से संबंधित अर्थ लिया जा सकता है कि अधिनायक तंत्र वह शासन होता है जिसमें शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास हो, यानी सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास हो, या फिर वो बलपूर्वक दूसरों से सत्ता अपने पास लेकर अपनी मर्जी से असीमित शक्ति के प्रयोग के द्वारा शासन करे, तो वो क्या कहलाता है? अधिनायक तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिनायक तंत्र। देखो सिंपल थिंग्स है, मन मर्जी से, टणकाई से, तानाशाही से अगर कोई शासन करता है और दूसरों पर रौब जमा के शासन करता है, लोगों को उसका हक अधिकार नहीं देता, इसलिए वो एक सर्वोच्च शक्तिशाली होकर काम करता है, लोगों की इच्छा नहीं अपनी इच्छा से काम करता, तो अधिनायक तंत्र कहलाता है। टणकाई वाला शासन। समझ में आ गया होगा? अब ये अर्थ तो आपने समझ लिया, लेकिन अधिनायक तंत्र की बात करें, अधिनायक तंत्र दो तरह की व्यवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो अधिनायक तंत्र होता था प्राचीन समय में, यानी प्राचीन अधिनायक तंत्र। एक क्या वर्तमान समय में नवीन अधिनायक तंत्र, या फिर कहेंगे आधुनिक अधिनायक तंत्र। दो तरह की व्यवस्थाओं में देखा गया कि प्राचीन यानी पहले के समय अधिनायक तंत्र क्या था? प्राचीन अधिनायक तंत्र। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि सेना शक्ति, जिस व्यक्ति समूह के पास शक्तिशाली सेना होती है, तो वो दूसरे देशों पर अधिकार कर लेता था या अपने देश के ऊपर अधिकार कर कर अपनी मर्जी से शासन करता था। जैसे हिटलर, नेपोलियन, इन्होंने एक अपने देश के अंतर्गत एक शक्तिशाली सेना को अपने कंट्रोल में रखकर पूरे देश पर राज किया। या फिर राजा महाराजा के द्वारा जो शासन व्यवस्था थी वो अधिनायक तंत्र कहलाती है। तो प्राचीन समय में सेना शक्ति एक प्रमुख व्यवस्था होती थी, जिसके बल पर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी देश की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर सकता था। आज के समय अधिनायक तंत्र क्या है? आज के समय तो राजा वगैरह रहे ही नहीं, न सेना को इतना महत्व दिया जाता। फिर अधिनायक तंत्र क्या है? आज के समय अधिनायक तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो आज के समय ध्यान रखें, अधिनायक तंत्र की आधुनिक समय में किसी पार्टी समूह द्वारा देश की राजनीति पर एकाधिकार कर अधिनायक चलाया जा सकता है। आज के समय मान लीजिए, भले ही लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र में मान लीजिए एक ही दल की सरकार बनती है और वही दल बार बार बने, तो वो दल धीरे धीरे तानाशाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दल के द्वारा ही
शासन चलाया जा रहा है, तो एक दल अगर किसी देश की राजनीति में सर्वोच्च शक्तिशाली हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, धीरे धीरे वह अधिकार कर लेता है दूसरों के अधिकारों पर, अपने मर्जी से लोकतंत्र चला सकता है। इस तरह से किसी राजनीतिक दल प्राधिकार के द्वारा शक्ति का अधिग्रहण करके एक एकाधिकार दल बनकर वह किसी भी देश की राजनीति में अपना एकाधिकार जमा कर शासन चला सकता है, तो ये आधुनिक अधिनायक तंत्र कहा जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको अधिनायक तंत्र। अब हम इसके लक्षण जान लेते हैं। लक्षण मतलब लक्षण, अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या हैं, किस तरह का होता है अधिनायक तंत्र। जैसे एक व्यक्ति को जानते हैं ना, तो कहते हैं हाँ इसके ये लक्षण हैं। तो ऐसे ही अधिनायक तंत्र के कुछ लक्षण की हम बात कर रहे हैं। आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो बात कर देते हैं अधिनायक तंत्र के लक्षण कि अधिनायक तंत्र व्यवस्था अगर जहाँ कहीं भी हो तो अधिनायक तंत्र की ये विशेषता या ये लक्षण हर देश में पाए जाएंगे। तो पहला है सर्वाधिकारवाद। अधिनायक तंत्र व्यवस्था जिस भी देश के अंतर्गत हो वह सर्वोच्च शक्तिशाली होती है। यानी अधिनायक तंत्र एक ऐसा वाद, एक ऐसा विचार है जो वहाँ के सभी व्यक्तियों, सभी शासन, सभी हितों पर अधिकार कर लेता है और वह सर्वोच्च शक्तिशाली होना चाहता है। लोगों को अधिकार न देकर एक व्यक्ति विशेष समूह ही अधिकार प्राप्त करना चाहता है और वह सब पर अधिकार प्राप्त कर कर अपनी मर्जी से बलपूर्वक या असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। वो कब करेगा? जब उसके पास सर्वोच्च शक्ति होगी। तो ऐसा विचार जो ये मान कर चलता है कि मुझे देश के ऊपर राज करना है, देश की सर्वोच्च शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, सर्वोच्च अधिकार मेरे पास होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम, सर्वाधिकारवाद व्यवस्था किसको बढ़ावा देता है? अधिनायक तंत्र को। तो अधिनायक तंत्र हमेशा सर्वाधिकार की बात करता है। दूसरा है प्रजातंत्र का विरोधी। बिल्कुल, प्रजातंत्र क्या होता है? एक सिंपल की बात करें, प्रजा का तंत्र, लोगों का शासन, जहाँ पे लोगों के अधिकार, आज़ादी, स्वतंत्रता, समस्या, मूल्य सबको महत्व दिया जाए और बराबरी कही जाए। लेकिन अधिनायक तंत्र तो क्या, तानाशाह वाला शासन है, टणकाई वाला शासन, तो वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से काम करेगा। तो प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, क्योंकि ये अधिकार की बात करता है और ये सबके हक की बात करता है। ये सर्वोच्च अधिकार तानाशाही की बात करता है और ये सर्वोच्च कल्याण की बात करता है। तो इस तरह से सर्वाधिकार या अधिनायक तंत्र है वह लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें तानाशाही व्यवस्था पाई जाती है, लोकतंत्र में सबके हित की शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो बिल्कुल यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र के विरोधी है। जहाँ पे अधिनायक तंत्र होगा वहाँ पे प्रजातंत्र नहीं हो सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे तानाशाही शासन व्यवस्था अगर पाई जाती है तो वहाँ पे लोगों को अधिकार दिया जाएगा, लोगों को हक, मूल्य, महत्व दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यानी वहाँ पे प्रजातंत्र नहीं चल सकता, एक तानाशाही व्यवस्था चल सकती है। नेक्स्ट बात करें तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो हम बताएंगे कि सर्वाधिकारवाद की विशेषता और क्या होती है, तो ध्यान में रखिए, एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम। यहाँ पे देखिए, एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम। अधिनायक तंत्र क्या होता है कि एकाधिकार चाहता है, हम ऐसा कहें सर्वोच्च एकाधिकार। जैसे मान लीजिए कोई शक्तिशाली तब बन सकता है जब सब कुछ उस एक व्यक्ति के पास हो। तो अगर किसी देश की शासन व्यवस्था में एक ही पार्टी होती है, उस पार्टी का एक ही नेता होता है, तो फिर वो अपनी शक्ति, अपने प्रभाव से एक ही कार्यक्रम सभी देश के लिए चलाएगा। सभी देश के नागरिकों को उस कार्यक्रम को माना होगा। यानी एकाधिकार, एक हक, पूरा अधिकार एक व्यक्ति के हाथों में होना। तो अधिनायक तंत्र क्या है? अधिनायक तंत्र की व्यवस्था में एक ही दल होता है, उस दल का एक सर्वोच्च शक्तिशाली नेता है और उसी के द्वारा एक कार्यक्रम, एक नीति, एक शासन का संचालन किया जाता है। तो इस तरह से लोगों के हित, महत्व को ध्यान में रखकर वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छा अनुसार शासन करता है। तो अधिनायक तंत्र में ज़्यादातर एक दल, एक नेता की भूमिका ज़्यादा देखी जाती
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु, देखिए व्यक्तिगत यानी हर व्यक्ति को उसकी आज़ादी देना। तो हर व्यक्ति को उसकी आज़ादी कहाँ मिलती है? अंग्रेजों के शासन में मिली थी, राजा के शासन में मिली थी, अधिनायक तंत्र में मिलती है? नहीं, लोकतंत्र में मिलती है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को उसकी हक, आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। अधिनायक तंत्र में सिर्फ एक व्यक्ति के ही अधिकार होते हैं, एक व्यक्ति को ही सर्वोच्चता प्राप्त होती है। तो वो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेगा, क्योंकि वह उस देश में सर्वोच्च अधिकार लेना चाहता है, सब पर अधिकार करना चाहता है, अपनी इच्छा से काम करना चाहता है। तो अधिनायक तंत्र में क्या होता है? व्यक्ति को व्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलती है। जैसे ये 2-3 मैं अभी एग्जाम्पल बताया था, अगर आप उत्तर कोरिया की बात करें तो वहाँ पे व्यक्तियों को उसकी हक, आज़ादी, उतनी आज़ादी नहीं मिलती। जिस तरह से भारत में एक लोकतंत्र पाया जाता है वैसा वहाँ पे नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रजातंत्र व्यवस्था है, वहाँ पे अधिनायक तंत्र। प्रजातंत्र में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। अधिनायक तंत्र तो बिल्कुल स्वतंत्रता का दुश्मन है, कोई आज़ादी नहीं दी जा सकती है। समझ में आ गया? तो अधिनायक तंत्र है उस व्यवस्था, उस कंडीशन में व्यक्ति को आज़ादी नहीं मिलती, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये तो दुश्मन ही हो गया मान लीजिए। और जनमत नियंत्रण के साधनों पर कठोर नियंत्रण, देखिए एक शक्तिशाली तानाशाही नेता जो होता है वह सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहता है, ताकि लोगों को बोलने का भी मौका न दिया जाए, लोगों को बिल्कुल दबाव में रखा जाए। तो अधिनायक तंत्री व्यवस्था जो होती है वहाँ पर लोगों को आज़ादी नहीं मिलती, लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के जो साधन हैं उस साधन पर भी कठोर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविज़न, ये जो है वो जनमत के साधन होते हैं जिसके ज़रिए जनता अपने विचार मत सरकार तक पहुंचाती है। या फिर वो सोशल मीडिया है वो शासन व्यवस्था की बात जनता तक ले जाते हैं। लेकिन एक तानाशाही व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था होती है, वो उस सोशल मीडिया जनमत के साधन पर नियंत्रण रखता है। तानाशाही नेता कहेगा जो भी न्यूज़ छपती है मेरे अकॉर्डिंग छपनी चाहिए, जो भी खबर टीवी पे आ रही है, जो भी सूचना आए वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो अच्छी खबर आनी चाहिए, मेरी अच्छाई होनी चाहिए। अगर तुमने कोई भी चीज़ ऐसी कह दी जिससे मुझे नाराज़गी हो तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ख़त्म कर दूंगा। यानी सिंपल थिंग्स है कि तानाशाह व्यक्ति होता है वह न्यूज़, सोशल मीडिया, टेलीविज़न वगैरह सब पे कंट्रोल कर लेता है, किसी को बोलने की वह आज़ादी नहीं देता है। तो इस तरह से एक तानाशाह सब पे अधिकार कर लेता है। तो ऐसी व्यवस्था जनमत को नियंत्रण रखती है और जनमत को आगे आने नहीं देती है। और नेक्स्ट लास्ट बात करूँ कि अधिनायक तंत्र जो होता है ना, इससे क्या होता है? इससे युद्ध देखिए अगर इस तरह से कोई अधिनायक, कोई तानाशाह नेता है वो देश पर कंट्रोल रखेगा और देश के ऊपर कंट्रोल रखेगा तो लोगों को आज़ादी नहीं देगा, तो लोगों के अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। वो घृणा धीरे धीरे क्रोध का रूप लेगी और क्रोध एक समय ऐसा आएगा जब लोग क्रांति और युद्ध का सहारा लेंगे। और ऐसी व्यवस्था से ही ब्रिटेन ने कब्जा किया था। यानी ये जो अधिनायक तंत्र है वह गुलामी करवाने वाली व्यवस्था है, ठीक है ना। यानी इस तरह से लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। यानी भारत में जो ब्रिटेन का राज था वो क्या था? अधिनायक तंत्र ही तो था। तो ऐसी व्यवस्था से अधिनायक, औपनिवेशिक शासन या युद्ध जैसी संभावना होती है। समझ में आ गया? अब लास्ट में आ जाते हैं, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अधिनायक तंत्र की देखिए शासन व्यवस्था है बिल्कुल, लेकिन इस शासन व्यवस्था को अब हम देखते हैं इसके गुण और दोष। इधर हम देख लेते गुण और इधर देख लेते दोष। आपको पता ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो वैसे ही अब यहाँ पे
लोकतंत्र क्या वास्तव में बढ़िया है, क्या अच्छी शासन व्यवस्था है, वो देख लेते हैं। फिर इस लोकतंत्र की दोष भी देख लेंगे। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आ ही गया होगा। तो लोकतंत्र के हम गुण की बात करें कि लोकतंत्र कितना बढ़िया है, लोकतंत्र में क्या अच्छी बात पाई जाती है, तो पहला पॉइंट है गुण में कि लोकतंत्र मतलब अधिनायक तंत्र के गुण क्या हैं। अधिनायक तंत्र के गुण तो ध्यान में रखिएगा। पहला है शासन में एकता एवं कार्यकुशलता। अब देखिए, अगर अधिनायक तंत्र होगा, तानाशाही वाला शासन होगा, तो देश में सभी लोग एकजुट रहेंगे। कोई भी राज्य व्यक्ति है वह देश से अलग होकर अलगवाद की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तानाशाह का राज चला तो तानाशाह किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, कंट्रोल कर सकता है, या दबाकर उसको किडनैप या गायब कर सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये बात करें कि अगर अधिनायक तंत्र होता है ना, तो वह देश एकजुट होता है। देश में अलगाववाद की बात नहीं आती, विरोधी स्वर नहीं उठते हैं, और देश में हर व्यक्ति अपना काम पूर्णतः करता है, यानी हर व्यक्ति को एक सिस्टमाइजेशन काम दिया जाता है। ऐसा मान लीजिए, अधिनायक तंत्र के गुण की बात करें, ऐसा मान लीजिए एक प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में जो होता है स्कूल एकदम सिस्टम से चलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो नेतृत्व की एक व्यक्ति विशेष के पास होता है, तो उसमें स्कूल में पूरी एकता बनाई रखी जाती है, हर सिस्टम कायम काम पर होता है, हर समय वहाँ पे एकता व्यवस्था बनाई रखती है, और हर व्यक्ति को जो काम दिया जाता है पूरी ईमानदारी से समय पर करना होता है, तो वो काम सही ढंग से होता है। अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल का, तो वहाँ पे लापरवाही आती है, कोई देखने वाला होता नहीं है, तो इस तरह से एक वो अनयूजफुल या अन सिस्टम वाला पाया जाता है। तो शासन में एक रूपता और कार्यकुशलता पाई जाए। हाँ, एक रूपता और कार्यकुशलता पाई कब जाती है? जब अधिनायक तंत्र हो, देश एकजुट होता है। दूसरा गुण बात करें, दूसरा देखिए उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। अधिनायक तंत्र में क्या होता है, जो भी काम होता है वो एक व्यक्ति के पास होता है। एक व्यक्ति तानाशाह होकर काम करता है, वो अपनी इच्छा से काम करेगा, वह चाहे जिसको जो काम दे वो काम उसे करवाया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तरदायित्व की भावना का विभाजन नहीं होता। यहाँ पे जो काम होता है वो एक व्यक्ति विशेष के पास वो अपनी मर्जी से वो कर सकता है। लेकिन अगर प्रजातंत्र में हर काम किसी न किसी भरोसे उत्तरदायित्व दिया जाता है तो वो काम सफल समय पर नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर उत्तरदायित्व का विभाजन ही नहीं होता, तो ऐसी नौबत नहीं आ सकती है। नेक्स्ट बात करें, संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। देखिए, अचानक इमरजेंसी आ जाए, अचानक देश में युद्ध आक्रमण जैसा माहौल हो जाए, तो उस समय लोकतंत्र में क्या होता है कि अचानक अगर आपदा आ जाती है तो लोग सरकार में मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद फैसला लिया जाता है, फैसला लेने के बाद उस कार्य को करने के लिए विभाग को काम दिया जाता है, फिर सरकारी कर्मचारी पर अमल करते हैं। तो इस तरह से कोई काम अचानक कोई दुर्घटना हो गई है तो उसको ठीक करने में उसके लिए लोकतंत्र में समय लगता है, और तब तक काफ़ी कुछ नुकसान हो जाते हैं। यानी घर में आग लगती है तब लोकतंत्र व्यवस्था हो तो उसमें घर राख हो जाता है, या मान लीजिए पड़ोसी ने कोई आक्रमण किया हो उसमें लोकतंत्र व्यवस्था हो तो उस आक्रमण का जवाब देने के चक्कर में आधा दिन निकल जाता, तब तक तो एक गांव तबाह हो जाता है। लेकिन अधिनायक तंत्र में मान लीजिए कि एक राजा के ऊपर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया तो वहाँ पे किसी को पूछने करने की जरूरत नहीं, राजा या अधिनायक तंत्र जो हीरो लीडर होता है अधिनायक, वो फटाक से सीधा परमाणु बम फोड़ के खत्म कर देगा सामने वाले को, या सीधा ही सेना लेके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि देश में आपातकाल विपरीत मुसीबत आ जाए तो उस समय अधिनायक तंत्र एक झटके में और तुरंत कार्रवाई करने वाला शासन होता है। तो ये एक बढ़िया व्यवस्था हो गई कि संकट काल में ये शासन व्यवस्था सफल होती है। इसके अलावा मित वही स्वतः मित वही लोकतंत्र शासन में मान लीजिए कि समय और पैसे का मिसयूज होता है क्योंकि लापरवाही या कमियां पाई जाती है, लेकिन अधिनायक तंत्र है उसमें काम पूरी नियंत्रण से और पूरी निगरानी से किया जाता है, तो पैसा और समय बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होता क्योंकि उस पर नियंत्रण एक व्यक्ति पूरी तरह से रखता है। वो तानाशाह होता है तो सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। ये तो है हमने बताई इसकी खूबियाँ, क्या बताई खूबियाँ, लेकिन एक चीज़ और भी देखें तो ये भी है इसका गुण कि अगर ऐसी व्यवस्था से है तो युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोत्साहन, या युद्ध भड़कने की। ये दोष में देखेंगे तो बढ़िया रहेगा।
क्योंकि गुण में ये है। अगर दोष में देखा जाए तो दोष में है युद्ध को प्रोत्साहन। अगर अधिनायक तंत्र की व्यवस्था होगी, लोगों के ऊपर एक ही व्यक्ति समूह के द्वारा कब्जा किया जाएगा, तो लोगों को जब इच्छा का दमन किया जाएगा तो लोगों में घृणा, क्रोध जन्म लेगा और ये क्रोध धीरे धीरे कभी कभी युद्ध का रूप हो सकता है। तो अधिनायक तंत्र होता है वहाँ पे युद्ध होने की संभावना, क्रांति होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा बात करें तो ध्यान रखिएगा, योग्य अधिकारियों का आश्वासन नहीं। देखिए, अगर अधिनायक तंत्र है, अधिनायक तंत्र में वही राजा, वही स्वामी, वही कर्मदाता होगा, तो इस तरह से अगर वो तानाशाही करता है तो लोगों के लिए कोई अच्छा होगा ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर हम बात करें अधिनायक तंत्र की, तो अधिनायक तंत्र के अंदर के सिंपल सी थिंग्स है कि एक राजा है, अगर वो खराब है तो वही राजा होगा। तो इस तरह से जब तक वो राजा रहेगा, तानाशाह रहेगा, तब तक कोई अच्छा नहीं हो सकता। तो दोष में ये है कि योग्य अधिकारी होगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर वो राजा तानाशाह वाला हो गया तो वही रहेगा, कोई स्थिति नहीं सुधरने वाली है। क्योंकि लोकतंत्र होता है तो कमज़ोर शासन होती है तो अच्छी सरकार वापस चुनाव में आकर नई सरकार बनती है और एक अच्छी सरकार बन जाती है। लेकिन तानाशाह सरकार में चुनाव वगैरह होता ही नहीं, एक व्यक्ति का कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से योग्य अधिकारी आने की उम्मीद नहीं होती, अच्छा समय नहीं आएगा, वो समय चला जाता है। बात करें तीसरा, तो शासन शक्ति का दुरुपयोग। शासन शक्ति का दुरुपयोग, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से मान लीजिए एक देश को चलाने के लिए लोकतंत्र बढ़िया है, लेकिन अगर किसी देश में एक व्यक्ति विशेष के पास शासन संचालन की शक्ति आ जाए और वह व्यक्ति अपनी मर्जी से तानाशाही होकर काम करे, तो इस तरह से वह देश कमज़ोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी मर्जी शासन करे तो सफल नहीं होता है। यानी दोष ये है कि अगर तानाशाही शासन व्यवस्था, अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था है तो फिर शासन शक्ति का दुरुपयोग होता है। देश को चलाने की शक्ति अगर एक अधिनायक को दे दी जाए तो इस तरह से अधिनायक तंत्र अपनी मनमानी से शासन करेगा और शासन या कोई भी देश व्यवस्था है वह खराब हो जाएगी। लोकतंत्र, लोक और शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगा अगर वहाँ पे लोकतंत्र में अधिनायक तंत्र आ जाए। ठीक है। और लास्ट दोष है विवेक व स्वतः प्रेरणा का अंत। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ही राज कर रहा है, जैसे उत्तर कोरिया में मान लीजिए तानाशाही है या और किसी देश में कोई तानाशाही व्यक्ति है, तो फिर वो तानाशाह व्यक्ति होता है ना, वह फिर अपनी मर्जी से शासन करता है, अपनी इच्छा से शासन करता है और इस तरह से उसमें न तो विवेक का और न किसी के प्रेरणा मिलती है, यानी स्व प्रेरणा और विवेक का अंत हो जाता है। एक अच्छाईपन और कोई अच्छाई होना समाप्त हो जाता है क्योंकि व्यक्ति अपनी तानाशाही से, रौब से, टनकाई से काम करता है। तो इस तरह से स्व प्रेरणा और विवेक, समझदारी का वहाँ पे अंत हो जाता है। तो इस तरह से आज की इस क्लास में मैंने आपको अधिनायक तंत्र को समझाया है कि अधिनायक तंत्र क्या है और क्या कर सकता है, गुण दोष वगैरह। तो ये आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोबारा आपसे मिलेंगे अच्छी सी महत्वपूर्ण क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।